प्रकाश विद्युत प्रयोग, क्या करना है अपन, प्रकाश विद्युत प्रयोग। तो अपन बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रयोग की। देखो बेटा, उस प्रयोग में ऐसी एक नलिका होती है जिसके अंदर अपन ने निर्वात बनाया होता है। निर्वात इसलिए बनाया होता है क्योंकि जब फोटोन गिरेंगे और ऊर्जा मुक्त होगी या इलेक्ट्रॉनिक उड़ जाएगी तो एकदम से प्रेशर बढ़ेगा। जैसे जैसे उष्मा उत्पन्न होगी, प्रेशर बढ़ेगा तो नली फट सकती है, ठीक है। तो इसलिए कोई गैस नहीं भर रहे अपन, तो प्रेशर बढ़ने नहीं देना चाहते। अगर गैस भरूंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, निर्वात में क्या का प्रेशर बढ़ेगा। ये एमीटर प्लेट, उत्सर्जक प्लेट, क्या बोलते हैं इसको, उत्सर्जक प्लेट या कैथोड, कैथोड है ना। और इसको एनोड, ये भाषा पता होनी चाहिए बेटा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। ये एनोड, और यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी होती है, इसका विभव भी बदल सकता हूं मैं और पोलरिटी भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसका एक्सपेरिमेंटल डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है। ये है ना, ये कभी इससे कनेक्ट कर सकता हूं। अरे यार ये क्या कर रहा है, चल छोड़, अभी ये बना दे, है ना, फालतू कॉम्प्लिकेट। ये वोल्ट मीटर लगा दे जिससे मैं विभव, परिवर्ती विभव कितना नापूंगा, या अमीटर लगा दे जिससे धारा नापूंगा। माइक्रो एम्पियर में धारा होती है तो माइक्रो एमीटर है, ठीक है, माइक्रो एमीटर कर दो, माइक्रो एम्पियर में धारा नापेगा, बस ये बन, ठीक है। इसको एनोड बोलते हैं। संग्राहक, तो ये हो गई संग्राहक प्लेट, क्या हो गई, संग्राहक। और ये हो गई उत्सर्जक, उत्सर्जक, ये उत्सर्जक, ये संग्राहक। तो ये हो गई उत्सर्जक प्लेट, ये हो गई संग्राहक प्लेट, ठीक है सर। यहाँ गिरेंगे फोटो, ये उत्सर्जक प्लेट, ये फोटो, ठीक है। ये उड़ जाएगी। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 100 फोटोन, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 100 फोटोन गिरा। ये मन में एग्जांपल लो, फोटो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 100 फोटोन, कितने फोटोन गिरा है, 100 फोटोन, 100 फोटोन। आंकिक एग्जांपल में सारी बात बहुत अच्छे समझ में आती, ठीक है। ये उत्सर्जक, इसका कुछ कार्यफलन होगा, वो कार्यफलन ले लिया मैंने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना ले लिया बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मैं बोल दूं इस पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 100 फोटोन गिरेंगे तो यहाँ से 100 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर मैंने कंसेप्ट बताया था आपको, एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, तो क्या मैं बोलता हूँ यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अधिकतम 100 इलेक्ट्रॉन, इससे कम भी निकल सकते हैं 100 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, ठीक सर, मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं निकल सकते, ठीक है। क्या मैं बोलता हूँ कि गतिज ऊर्जा सबकी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, सभी की गतिज ऊर्जा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सभी की 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों, क्योंकि ना तो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 100 या 100 से कम निकलेंगे गतिज। अरे यार ये क्या है, ये समस्या है इसमें। चलो कोई बात नहीं, डायग्राम आप ही बना देते हैं, ठीक है। पूरा तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है, डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा सा फास्ट डायग्राम बना रहा हूँ। ये कैथोड बताया था मैंने तेरे को, ये एनोड बताया था, ये कैथोड, ये एनोड, ये यहां से फोटोन गिरे, ये ठीक है। ये फाई कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां से फोटोन गिरा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 100 फोटोन, 100 फोटोन, ये ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, अच्छा यहाँ एमीटर लगा हुआ, माइक्रो एमीटर, और यहाँ वोल्ट मीटर, ये बातें हो गई थी अपने, ठीक सर। तो यहाँ से 100 या 100 से कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 100 से ज्यादा नहीं निकल सकते, ये सीख लिया, 1 से 1 ही निकलेगा, और ज्यादा गहराई वाले नहीं निकलेंगे, हो सकता है एनर्जी। और वैसे अधिकतर सतह वाले निकलते क्योंकि इतने इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन है तो अंदर वालों का नंबर ही नहीं आता, ठीक है। और गतिज ऊर्जा इनकी 0 से 7 कुछ भी हो सकती है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 0 से 7, 7 नहीं 0 से 7, कम भी हो सकती है 7 से, जितना गहराई से आएगा उतनी कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा अब यहाँ पे 0 वोल्ट लगाया मैंने, सबसे पहले ग्राफ बना रहा हूँ 0 वोल्ट है ना, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं लगाया, तो V वर्सेस I का ग्राफ बना रहा हूँ। ये V थोड़ा सा इधर डायग्राम छोटा कर दे, ये माइक्रो एमीटर, ये ठीक है सर, V वर्सेस I का ग्राफ, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं, जब मैंने 0 वोल्ट लगाया, ये V वर्सेस I, तो जब 0 वोल्ट लगाया तो मैं बोल दूं 0 वोल्ट पे कुछ करंट होगा, मैंने बोलूं
0 वोल्ट पे करंट होगा। क्यों होगा करंट? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन निकला तो कुछ नीचे गिर जाएंगे सीधे, कुछ सीधे जाएंगे। तो क्या मैं बोल दूं जो सीधे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उनके करंट फ्लो होगा और यहाँ पे कुछ रीडिंग आएगी। तो जब मैंने 0 वोल्ट लगाया तब भी 100 फोटोन गिरा है तो 10 20 30 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कुछ करंट होगा। ठीक साहब। अब जैसे जैसे यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा प्लस में, तो क्या मैं बोल दूं जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे होंगे ए 0 पे, जिसको जो भैया जब इस कमरे से बाहर निकलना होगा 100 लोग निकल रहे होंगे, कोई इधर जाएगा, जिसका हेलमेट इधर पड़ा कोई उधर जाएगा, गाड़ी उधर पड़ी है, तो सब रैंडम डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर नहीं किसी भी डायरेक्शन में निकल सकता है। तो क्या मैं बोल दूं जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है कोई इधर यादृच्छिक दिशाओं में जा रहे हैं, ये तो कुछ सीधे जा रहे हैं उसके कारण कुछ धारा बही। और क्या मैं बोल दूं यहाँ पे धनात्मक विभव बढ़ाता जाऊंगा तो जो इलेक्ट्रॉन तिरछा जा रहा था उसको भी ये मोड़ के यहाँ ले आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन तिरछे जा रहे थे तो यहाँ धन आवेश लगाने से वो मुड़ मुड़ के यहाँ आ गए, लेकिन जो बहुत ज्यादा तिरछे जा रहे थे वो थोड़े मुड़े लेकिन वो यहाँ आ नहीं पाए, यहाँ टकरा गए। पर हाँ थोड़ा सा प्लेट की तरफ दिशा हुई तो जो यूं जा रहे थे वो थोड़े यूं हो गए। तो क्या मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉनों ने इसकी तरफ मुड़ना चालू कर दिया, लेकिन हाँ धारा बढ़ने लग गई और ज्यादा धन विभव लगाया और खतरनाक धन विभव और तगड़ा धन। तो क्या मैं बोल दूं जो इधर जा रहे थे वो भी मुड़ के आने लग गए ये और जो बहुत ज्यादा इधर थे वो यहाँ टकराने लग गए। तो जैसे जैसे धन विभव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे धारा बढ़ती जाएगी। क्या मैं बोल दूं धन विभव बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचने लग जाएंगे। देख जो सबसे ज्यादा तिरछा जा रहा था वो भी पहुंचने लग गया, तो क्या मैं बोल दूं ये धारा मैक्सिमम हो जाएगी। देख ये अधिकतम धारा ये। उसके बाद आप विभव बढ़ाते रहो धारा नहीं बढ़ेगी, आगे बढ़ा ये आप विभव बढ़ाते रहो धारा नियत हो जाएगी। तो बोल दो ये धारा नियत हो गई। इसको बोलते हैं संतृप्त धारा। क्या बोलते बेटा? आई संतृप्त, पेट भर गया, संतृप्त धारा। ये है ना, येलो कलर से लिख देते हैं संतृप्त धारा। ये संतृप्त हो गया ये संतृप्त धारा। तो क्या मैं बोलूं धनात्मक विभव बढ़ाता गया तो धारा बढ़ती गई ये संतृप्त धारा गई। अब विभव अगर ये ऋणात्मक लगा दूं मैं माइनस, ये माइनस उल्टा नेगेटिव, तो क्या मैं बोलूं जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो भी भागने लगेंगे माइनस। तो सबसे पहले कौन भागेगा? 0 वाला या 7 वाला? 0 वाला जो बेचारा निकला ही था उसको फट वापस वही प्लेटों पे चिपक जाएगा, क्योंकि इस बार इधर माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लेटें खींच लेगी। तो प्लेटों के ऊपर मतलब रिअब्जॉर्ब मतलब वहां कलेक्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा माइनस। फिर मैं और ज्यादा माइनस बढ़ाऊंगा तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो भाग रहा था वो भी यहाँ से प्रतिकर्षित होकर मुड़ के चला जाएगा। तो सबसे पहले 0 वाले रवाना, फिर 1 वाले रवाना, अभी भी 2-3 वाले पहुंच रहे होंगे। ऐसे करते करते ऋणात्मक विभव बढ़ाऊंगा तो मैं बोलूं धारा का मान कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि 1 वाला रवाना 2 वाला रवाना, एक समय आएगा जब सारे रवाना 7 वाला भी रवाना हो जाए। ये तो क्या मैं बोलता हूं यहाँ माइनस लगाते लगाते एक समय आएगा जब 7 इलेक्ट्रॉन 7 वोल्ट वाला भी रवाना हो जाए। ये तो जब मैं यहाँ पे ऋण विभव लगाऊंगा यहाँ पे ऋण, तो रिपेल होके प्रतिकर्षित होके जब 7 वाला भी भाग जाए। देखो सुनो मेरी बात, मेरी किसी से लड़ाई होगी वहां से 7 खूब सारे लोग मेरे से लड़ने आ रहे, उनमें अगर लड़ने आ रहे तो एक है बहुत पतलिया, एक है थोड़ा मोटा, एक है बहुत एक सबसे ताकतवर। तो क्या मैं बोल दूं मेरे पास भी खूब सारे यहाँ पे, तो वो खूब सारे मतलब यूं मोड़ के और तगड़े यूं डराने के लिए मेरे को। अब यहाँ पे मेरे पास एक डंडा पड़ा था, मैंने डंडा उठाया तो सबसे पतला था बंदा, क्योंकि वो डर गया। तो सबसे पहले कौन डरा? सबसे पतला था वो। फिर डंडे से, लेकिन दूसरे नहीं डरे। फिर मैंने यहाँ पे और एक मान लो यूं कोई बड़ा यूं हथियार पड़ा था उसको उठाया, तो मैं बोल दूं उससे थोड़ा जो ताकत ज्यादा दिखा वो भी भाग गया, कि वो भी डर गया। लेकिन अभी भी जो सबसे खतरनाक है वो नहीं डरा। फिर मैंने तलवार उठाई तो वो सबसे खतरनाक वाला भी डर गया, भाग गया। तो क्या मैं बोल दूं सबसे लास्ट में सबसे खतरनाक वाला गया, तो तलवार पे अगर सबसे खतरनाक वाला भागा तो मैं पहले तलवार उठा सारे एक साथ भाग जाते। तो क्या मैं बोल दूं सबसे ताकतवर को भगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? तो मैं बोल दूं वो विभव यहाँ पे सबसे ताकतवर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लगाने के लिए भगाने के लिए जो विभव चाहिए उसको बोलते हैं निरोधी विभव। क्या बोलते हैं इसको? निरोधी विभव। तो जो सबसे ताकतवर निरोधी विभव सबसे ताकतवर को भगाने के लिए जो विभव चाहिए निरोधी विभव। तो मैं बोल दूं निरोधी विभव वह विभव जिस पर अधिकतम गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन भी लौट जाए। ठीक है, ये वह विभव होता है जिसमें अधिकतम गतिज ऊर्जा का विभव इलेक्ट्रॉन भी लौट जाए। तो क्या मैं बोलता हूं निरोधी विभव इस बात पे निर्भर करता है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा वाला है। तो मैं बोलता हूं अभी मैंने 10 का गिरा और 3 कार्य फलन 7 वाला निकला। अगर यही मैं 20 के फोटोन गिरा था और 3 कार्य फलन होता मैं बोलता 17 वाला निकलता।
तो क्या मैं बोल दूं 10 के फोटोन गिराता हूं तो 7 वाले को भगाना और 20 के गिराता हूं 17 वाले को, का मतलब जैसे जैसे फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे निरोधी विभव का मान बढ़ेगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉन और ताकतवर होता जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा ताकत है, सबसे अधिक कम गतिज ऊर्जा वाला, उसकी ताकत और बढ़ती जाएगी जैसे जैसे फोटोन की आपतित फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी। तो क्या मैं बोल दूं निरोधी विभव किस बात पर निर्भर करता है? निरोधी विभव, निरोधी विभव, निरोधी विभव है ना। अब निरोधी विभव आएगा कैसे? तो मैं बोल दूं के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई इंटू वी एस, ये क्योंकि आपको पता होगा विभव क्या होता है? एकांक आवेश को रोकने में या चलाने में किया गया कार्य। अरे विभव क्या होता है? एकांक आवेश पर किया गया कार्य, एकांक धनावेश पर किया गया कार्य, है ना। तो अब आपको पता है उधर से प्रतिकर्षण हो रहा है, तो विपरीत कार्य होगा तो गतिज ऊर्जा छीनेंगे। तो क्या मैं बोल दूं ई आवेश पर कुल कितना कार्य होगा? तो ई इंटू वी एस। तो जितना विभवांतर होगा एनोड कैथोड के बीच में वो इंटू ई, ये होता है कुल कार्य, ई आवेश पर कुल कार्य। वी होता है एकांक आवेश पर कार्य, यहां से वहां तक ले जाने में, ई आवेश पर इतना कार्य, और ये कार्य गतिज ऊर्जा जितनी वो सब छीन लेना चाहिए। ये देख, इधर देख, ये माइनस इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, और ये विभवांतर है वी एस। तो ई इंटू वी एस यहां तक आने में इतनी ऊर्जा छीन लेगा। क्यों छीनेगा? क्यों? क्योंकि ऋणात्मक है, ये इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर रहा है। तो क्या मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन यूं जा रहे हैं और विद्युत क्षेत्र भी यूं है, तो ऋण आवेश पर बल इधर लगेगा तो वो उससे ऊर्जा छीनेगा, विपरीत कार्य हो रहा है। तो जिधर गति है उसके विपरीत बल लग के इलेक्ट्रोस्टेट या स्थिर विद्युत की ऊर्जा छीन रहा है। तो क्या मैं बोल दूं वी होता है एकांक आवेश से छीनी गई ऊर्जा, तो ई इंटू वी एस ऊर्जा छीन ली जाएगी। विपरीत दिशा में जा रहा है तो विद्युत क्षेत्र के दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब विपरीत बल के विपरीत जा रहा है, तो इतनी ई इंटू वी एस ऊर्जा, और ये जब ये ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की जितनी भी अधिकतम गतिज ऊर्जा उसको छीन लो, ई इंटू वी एस, ये निरोधी विभव। तो क्या मैं बोल दूं जो भी गतिज ऊर्जा, जैसे मेरे इस एग्जांपल में 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा, तो ये निरोधी विभव आ गया। तो निरोधी विभव पूछा है तो ये, और अगर वो कई बार पूछता है एनोड का, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 7 आई तो पूछता है एनोड का कैथोड के सापेक्ष विभव। तो कैथोड के सापेक्ष ऋणात्मक होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन रुकेगा। एनोड का कैथोड के सापेक्ष विभव ताकि इलेक्ट्रॉन रुक जाए, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एनोड का कैथोड के सापेक्ष साफ साफ लिखते तो -7 वोल्ट बोलना। तो चारों ऑप्शन में +7 -7 दोनों का -7 उत्तर है, ठीक है। वो बोलता है निरोधी विभव का मान, ठीक है। तो एनोड का कैथोड के सापेक्ष विभव इतना साफ साफ बोलते हैं -7, निरोधी विभव का मान तो भी -7 बोलूंगा अगर जो होगा तो, ठीक है। तो अब आपको देखना पड़ेगा, चारों लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसी ऐसी लैंग्वेज होती है, इसमें क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं, तब देखना, ठीक है। अभी यार आगे बात करूंगा, ठीक सर। तो ये निरोधी खूब क्वेश्चन पूछते हैं इस पर, ठीक सर। तो ये हो गया। अब मैं बोलता हूं निरोधी विभव, यह इलेक्ट्रॉन की के मैक्सिमम पर निर्भर करता है, मैक्सिमम पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अतः आपतित फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर करता है, आपतित फोटोन की ऊर्जा, है ना, ऊर्जा या आवृत्ति, ऊर्जा का मतलब आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी, आवृत्ति, और वही तरंगदैर्घ्य आवृत्ति पर निर्भर करता है, संख्या पर नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निर्भर करता है संख्या पर नहीं, फोटोनों की संख्या पर नहीं, फोटोनों की संख्या पर नहीं, ध्यान रखना, निरोधी संख्या पर नहीं, फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर करता है, संख्या पर नहीं, ध्यान रखना, संख्या पर नहीं, अंडरलाइन करके और काट दो, संख्या पर नहीं, है ना, फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो आपको गतिज ऊर्जा बढ़ानी है किसी इलेक्ट्रॉन की, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की, तो आप फोटोन की ऊर्जा बढ़ाओ या कार्यफलन घटाओ, है ना। यह धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, कि प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है। जैसे जैसे फाई घटेगा, है ना, प्रकृति मतलब वही फाई, वैसे वैसे सेम फोटोन की ऊर्जा पर कार्य वो बढ़ता जाएगा निरोधी, वैसे वीएस बढ़ेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप कम करोगे कार्यफलन को उतना इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा ज्यादा बच जाएगी, तो मेरे को निरोधी वो ज्यादा लगाना पड़ेगा। मान की बात कर रहा हूं, मान बढ़ाना पड़ेगा, ऋणात्मक पहुंच छोड़, मान बढ़ाना पड़ेगा, वीएस का मान कर दो, वीएस का मान, है ना, मान, सिर्फ मैं मान की बात कर रहा हूं, बढ़ेगा ये। तो दो बातें, या तो तू फोटोन की ऊर्जा बढ़ा और या फिर कार्यफलन घटा, तो तेरे को निरोधी विभव बढ़ाना पड़ेगा, ठीक साहब। संख्या पे निर्भर नहीं करता। अब देखो संख्या पर निर्भर नहीं करता, क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे यहाँ देख, अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन की बात ये याद है। अगर मैं यहाँ पे एक स्रोत रख दूं, बिंदु स्रोत, और फोटोन गिराऊं और उस स्रोत को दूर कर दूं, तो वो पूछेगा निरोधी विभव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्रोत को दूर करोगे तो एक फोटोन की ऊर्जा वही रहेगी, बस फोटोनों की संख्या कम हो जाएगी। तो क्या मैं बोल दूं स्रोत को दूर करने से फोटोनों की संख्या कम हो जाती है, लेकिन
एक फोटोन की ऊर्जा वही रहेगी तो निरोधी विभव वही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होगा उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा भी साथ रहेगी। 10-10 के फोटोन अभी 100 गिर रहे हैं, दूर ले जाओगे तो 100 की जगह थोड़ा कम गिरेंगे, लेकिन गिरेंगे 10-10 के, तो निरोधी विभव साथ ही रहेगा। यस सर। तो निरोधी विभव संख्या पर नहीं फोटोन की, एक फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर करता है या कार्यफलन पर निर्भर करता है धातु के। और संतृप्त धारा, संतृप्त धारा क्या होती है? जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचने लग जाए। याद है संतृप्त धारा क्या थी? यहाँ इतना प्लस लगा दो कि सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचने लग जाए। अब आ जाए संतृप्त धारा, तो मैं बोल दो संतृप्त धारा आई संतृप्त, संतृप्त धारा, तो ये किसकी परिभाषा क्या हो जाएगी बेटा? जब उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित जब कैथोड से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचने लगे तो परिपथ में बहने वाली धारा को संतृप्त धारा कहते हैं। संतृप्त धारा कहते हैं। जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे तो संतृप्त धारा। क्लियर है? तो क्या मैं बोल दूं जितने फोटोन गिर रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और फोटोनों की संख्या बता दो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर वो बोल दे अगर 2% ही इलेक्ट्रॉन निकालने 20%, तो वो बना दूंगा मैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इंटू ई कर देना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू ई। ठीक है सर। तो मैं बोल दूं आई संतृप्त धारा इज इक्वल टू ई इंटू एन उत्सर्जित, जितने फोटोन उत्सर्जित पर सेकेंड, तो यह हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन उत्सर्जित पर सेकेंड, प्रति सेकेंड। तो प्रति सेकेंड जितने उत्सर्जित हो रहे हैं सेकेंड, तो प्रति सेकंड जितने फोटोन उत्सर्जित हो रही है। कई बार स्मॉल एन से भी लिखा होता है, मैं कैपिटल एन लिख रहा हूं ना। ठीक है, ये धारा कितने प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रहे हैं, या प्रति सेकंड कितने फोटोन गिर रहे हैं, है ना। अगर पूरा 100 एक से एक निकल रहा है तो ये तो अपने तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, ये एन ये है। ठीक है, तो जहां एन क्या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। अब फोटोन वाले कितने गिर रहे हो, कई बार वो बोल देते 10% 20%, तो मैंने उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के बारे में लिखा। अब वो बोल देंगे फोटोन गिर रहे हैं 100 और 2% ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रहे। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं बोल दूं जितने अधिक फोटोन आपतित होंगे उतने अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। अतः आई संतृप्त धारा अतः निश्चित आवृत्ति के लिए अतः संतृप्त धारा आई संतृप्त फोटोनों की संख्या, यह फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है फोटोन की ऊर्जा पर नहीं। ध्यान रखना, फोटोन की संख्या, फोटोन की ऊर्जा पर नहीं। आप ऊर्जा कितनी भी गिराओ, 10 की जगह 20 गिरा दो, पर 100 फोटोन पहले गिरे तब भी 100 गिरेंगे तो संतृप्त धारा समान रहेगी। फोटोनों की यह है ना, फोटोनों की ऊर्जा पर नहीं, ऊर्जा पर नहीं, तो ऊर्जा पे निर्भर नहीं करती है, संख्या पे निर्भर करती है। ठीक है, तो ऊर्जा पे नहीं, संख्या पे। तो ध्यान रखना, संतृप्त धारा संख्या पे निर्भर करती है, निरोधी विभव फोटोन की ऊर्जा पे निर्भर करता है। ठीक सर। और क्या मैं बोल दूं संतृप्त धारा आई संतृप्त समानुपाती फोटोनों की संख्या कब? निश्चित आवृत्ति के लिए, एक निश्चित आवृत्ति न्यू के लिए एक निश्चित आवृत्ति न्यू पर, है ना, न्यू के लिए संतृप्त धारा समानुपाती होती है फोटोनों की संख्या, आपतित फोटोनों की संख्या। जितने अधिक फोटोन गिरेंगे उतनी संतृप्त धारा अधिक होगी। क्लियर है सर? तो सर ये सारी बातें समझ में आ गई। तो कौन फोटोनों की संख्या पे निर्भर करता है और कौन फोटोनों की ऊर्जा पे, सर ये समझ में आ गया। इसकी आगे बात करते हैं अब। ओके, हाँ बेटा, तो अपन ने बात कर रहे थे, अपन प्रकाश विद्युत प्रयोग किया ना। प्रकाश विद्युत प्रयोग में मैंने बता दिया संतृप्त धारा जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे तो बहने वाली धारा, निरोधी विभव अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए विभव। तो जिसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन की, उसको ईवी के बराबर कर दो तो आपका निरोधी विभव आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक। संतृप्त धारा आपको पता है। अच्छा, संतृप्त धारा फोटोनों की संख्या पे निर्भर करती है।
जितने अधिक फोटोन गिरेंगे पर प्रति सेकंड उतने अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और उतनी ही ज्यादा धारा होगी। ठीक है, निरोधी विभव जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी, फोटोन की ऊर्जा पे निर्भर करता है, संख्या पे नहीं। कौन? निरोधी विभव। ठीक सर, जितना अधिक ऊर्जा का फोटोन गिरेगा उतना निरोधी विभव अधिक। ग्राफ बनाया था, ग्राफ ये बन गया अपना ये ठीक सर, ये हो गया निरोधी विभव, ये हो गई संतृप्त धारा, संतृप्त धारा। ठीक है, ये ठीक सर, ये हो गया V, ये हो गया I। ठीक सर, ठीक है। अब आगे आ जाओ, जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल का ग्राफ बनाता हूं। अब देखो, अगर मान लो ये दो ग्राफ है ना, थोड़ा सा अपन इससे अपने को फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, प्रकाश विद्युत प्रयोग पे सोचना आ जाएगा। ठीक है, ये धारा और ये विभव है ना, ये प्रकाश विद्युत प्रयोग में ऐसे दो ग्राफ प्राप्त हुए और मैंने एक ही ट्यूब पर 2 बार एक्सपेरिमेंट करा ना। ट्यूब सेम है, ट्यूब सेम का मतलब हो गया धातु सेम, धातु सेम मतलब कार्यफलन सेम। इस पे 2 बार एक्सपेरिमेंट करे। ठीक है, ये कैथोड, ये यहां से फोटोन गिरा, ये एक्सपेरिमेंट करे है ना, एक बार और दूसरी बार, 2 बार एक्सपेरिमेंट करा। ठीक है, ये पहला एक्सपेरिमेंट है 1 और ये एक्सपेरिमेंट 2। आप बताओ दोनों एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या अंतर डाला? तो यहां से मैं बोल दूं निरोधी विभव समान है। यहां से देखो, यहां से मैंने जो सीखा देखो, Vs समान, दोनों Vs समान। और अगर निरोधी विभव समान है तो क्या मैं बोल दूं, क्या फोटोन की ऊर्जा समान है, E1 बराबर E2। तो दोनों केस में फोटोनों की ऊर्जा इक्वल है। तो निरोधी विभव समान है, इसका मतलब गिरने वाले फोटोन की ऊर्जा समान है, क्योंकि अधिकतम गतिज ऊर्जा समान है। तो यहां से लिख दो Vs समान मतलब Ke मैक्सिमम समान। तो पहले प्रयोग और दूसरे प्रयोग दोनों में अधिकतम गतिज ऊर्जा समान है। और अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा समान है और धातु वो की वही है, धातु वो की वही मतलब कार्यफलन वो का वही, तो मैं बोल दूं कार्यफलन मन में सोच 3 था तो 3 का 3 ही है कार्यफलन। और गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले थी, अब भी 7 है देख, क्योंकि निरोधी विभव समान है। निरोधी विभव क्या होता है? अधिकतम को रोकने के लिए कितना विभव चाहिए, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा को रोकने के लिए समान विभव चाहिए, मतलब 7 थी। तो 3 कार्यफलन है, 7 अधिकतम गतिज ऊर्जा, मतलब 10-10 के फोटोन गिर रहे हैं। तो मैं बोल दूं फोटोन की ऊर्जा भी सेम हो गई, अतः वह फाई सेम, धातु सेम है, फाई सेम, फाई समान। फाई समान क्यों? धातु समान, धातु समान। तो क्या मैं बोल दूं इसका मतलब फोटोन की ऊर्जा समान है? तो ये मैं बोल दूं फोटोन की ऊर्जा समान हो गई। तो दोनों में गिरने वाले फोटोन की, तो यहां से पता पड़ गया। तो जब जब निरोधी विभव समान है, फोटोन की ऊर्जा समान है, अगर समान ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, धातु समान है तो ठीक है। यहां पे संतृप्त धारा अलग अलग आ रही है। और संतृप्त धारा क्या होती है? अधिकतम बहने वाली धारा, जब सारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने मतलब पहुंचने लगे वहां पे। तो क्या मैं बोल दूं I2 इज ग्रेटर देन I1? तो संतृप्त धारा, संतृप्त धारा 2 की ज्यादा है 1 से। तो जो 1 में धारा बह रही थी उससे 2 में धारा ज्यादा है। इसका मतलब मैं बोल दूं क्या 2 में धारा ज्यादा मतलब फोटोन ज्यादा गिर रहे हैं, क्योंकि धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण आएगी। तो मैं बोल दूं 2 में गिरने वाले फोटोनों की संख्या 1 में गिरने वाले फोटोनों से अधिक है। ये तो गिरने वाले फोटोनों की संख्या 2 में 1 से अधिक है। समझ में आ गई? तो संतृप्त धारा 2 में 1 से अधिक है, इसका मतलब फोटोनों की संख्या अधिक है। ठीक सर, बोलो ठीक है। अच्छा, अगर वक्र ऐसा हो तो ना, ये एनालिसिस करना, ये ये वही I वर्सेस V के वक्र है ना ये। अब बताओ, तो यहां से मैं बोल दूं, यहां से मुझे पता पड़ रहा संख्या समान है। दोनों ये 1 एक्सपेरिमेंट है, 2 एक्सपेरिमेंट है, तो N1 बराबर N2, फोटोनों की संख्या समान है। तो संतृप्त धारा फोटोनों की संख्या पे निर्भर करती है। 100 बात की एक बात मैं तेरे को समझाना चाहता हूं। अच्छा, यहां से तो मैं बोल दूं एक ही ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ये निरोधी विभव 1 और निरोधी विभव 2। क्या मैं बोल दूं मान में निरोधी विभव 2 ज्यादा, मान में प्लस माइनस छोड़, मान में। तो मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, तो 2 में इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, रोकने के लिए, रोकने के लिए, रोकने के लिए अधिक विभव चाहिए, के लिए अधिक विभव की आवश्यकता है, अधिक विभव चाहिए, अधिक विभव चाहिए। ठीक है, अतः
अरे बोलो, अतः के अधिकतम गतिज ऊर्जा दूसरे प्रयोग में पहले से ज्यादा है। तो पहले प्रयोग में जो अधिकतम गतिज ऊर्जा उससे दूसरे में ज्यादा है। अरे बोलो, तो Vs2 ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 2 में तगड़ा निकला, और चूंकि धातु समान है, ए व फाई समान, क्योंकि धातु समान है, ए जब तक नहीं बोले धातु मत बदलना, धातु समान, तो फाई समान है, फिर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 2 में ज्यादा कैसे आई? इसका मतलब 2 में फोटोन ज्यादा गिर रहा है, फोटोन तगड़ी एनर्जी का गिर रहा है। तो क्या मैं बोल दूं, इसका मतलब E2 इज ग्रेटर देन E1। क्यों? क्योंकि देखो ना, गतिज ऊर्जा 2 की ज्यादा है, KE2 प्लस फाई, ए इज ग्रेटर देन KE2 प्लस फाई, तो दोनों का फाई समान है, पहले लिख दे। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो भी आई और कार्यफलन में जो ऊर्जा लगी वो सब मिला के फोटोन नहीं तो दी, फोटोन गिरने वाले फोटोन की ऊर्जा में से कुछ कार्यफलन में चलेगी, कुछ गतिज ऊर्जा में, और चूंकि KE2 ज्यादा है, KE2 ज्यादा है KE1 से, तो मैं बोल दूं फोटोन 2 की ऊर्जा ज्यादा है 1 से। क्यों? क्योंकि KE2 ज्यादा है KE1 से। कैसे पता पड़ा? निरोधी विभव से। तो निरोधी विभव 2 में ज्यादा है, रोकने में मशक्कत 2 में ज्यादा करनी पड़ी, मतलब तगड़ा फोटोन, तगड़ी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा 2 में, और गतिज ऊर्जा 2 में ज्यादा, इसका मतलब फोटोन 2 में तगड़ा गिरा। तो यहां से फोटोन की ऊर्जा के बारे में पता पड़ता है, यहां से फोटोन की संख्या के बारे में पता पड़ता है। यस सर, ठीक है। तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गई। चला जाओ, अब क्वेश्चन करते हैं। इधर देखो एग्जाम्पल, यदि किसी प्रकाश विद्युत प्रयोग में 10 की घात 20 फोटोन या 10 की घात 21 फोटोन प्रति सेकंड आपतित होते हैं, फोटोन प्रति सेकंड आपतित होते हैं, वह धातु से 1% इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो पाते हैं। देखो बेटा, हर इलेक्ट्रॉन तो हो पाते हैं, तो परिपथ में बहने वाली संतृप्त धारा बताइए। परिपथ में बहने वाली संतृप्त धारा का मान, संतृप्त धारा का मान बताइए, संतृप्त धारा का मान बताइए, परिपथ में बहने वाली संतृप्त धारा का मान बताइए। ओके, अब आजा बेटा। तो संतृप्त धारा होती क्या? तो क्या मैं बोल दूं, संतृप्त धारा जब जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं वो सब पहुंचने लग जाए, जो उत्सर्जित हो रहे पहले इधर उधर जाते हैं, तो विभव बढ़ाते बढ़ाते सब पहुंचने लग जाते हैं। बताया था कल? ठीक सर। तो क्या मैं बोल दूं, तो प्रति सेकंड गिरने वाले फोटोनों की संख्या, फोटोन की संख्या कितनी है? 10 की घात 21 प्रति सेकंड। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलो कितनी होगी? संख्या। तो बोल दूं 1% ऑफ ए 10 की घात 21 का 1% का 1%, तो कितना आ जाएगा? ये 10 की घात 21 इंटू 1/100, ये आ जाएगा 10 की घात 19। तो 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। तो प्रति सेकंड 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। तो अब धारा बोलो इसके कारण, तो आई संतृप्त या धारा, तो संतृप्त धारा बराबर NE। तो प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन इंटू आवेश, तो 10 की घात 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम प्रति सेकंड। तो यहां से ये कट गया, तो यहां से आ जाएगा 1.6 एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड। ये आ गई संतृप्त धारा। हालांकि मिली एम्पियर में आती है, पर मैं तो अभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना रहा हूं, तो मैंने मेरे हिसाब से दे दिया, कैलकुलेशन में नहीं करवाना चाह रहा। तो 1.6 एम्पियर धारा बहेगी। यस सर। तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गई। अरे बोल मेरे लाल। ओके सर। तो ये हो गई संतृप्त धारा। अब देखो निरोधी विभव में क्वेश्चन करते, इधर देखना। हाँ, यदि प्रकाश विद्युत प्रयोग में, है ना, बिल्कुल आसान, प्रकाश विद्युत प्रयोग में कैथोड पर में कार्यफलन फाई बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले कैथोड पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 2000 एंगस्ट्रॉम है।
तो निरोधी विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो निरोधी विभव Vs का मान ज्ञात करो, का मान, ठीक है, निरोधी विभव Vs का मान। ठीक साहब, आ जाओ। अब कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तरंग दैर्घ्य इतनी है, तो निरोधी विभव का मान बताना है। ठीक है, तो क्या मैं बोल दूं, सबसे पहले तो कैथोड पे गिरने वाले फोटोन की ऊर्जा निकालो। तो ये फोटोन की ऊर्जा E, ठीक है, इसका कुछ कार्यफलन होगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक साहब। अब जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा निकालनी है, ये। ठीक साहब। तो यहां से मैं बोल दूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फोटोन की ऊर्जा -5, फोटोन की ऊर्जा -5, और फोटोन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी बेटा, 12400 अपॉन लैम्डा 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -5 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये। तो 12400 अपॉन 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी फोटोन की ऊर्जा, -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, कितना आ जाएगा ये बेटा, तो ये आ जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये। तो यहाँ से आ जाएगा 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की। तो जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आई वो आ गई 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? अब 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ये अधिकतम है बेटा, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है। ए बेटा फिर गलत लिख दिया अपन ने, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा, ध्यान रखना। इससे कम भी हो सकती है, जितना गहराई से आएगा उसकी, पर निरोधी विभव तो अधिकतम को रोकने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। तो इससे जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे उसमें सबसे तेज इलेक्ट्रॉन ये 4.2 वाला होगा। ठीक है, अब निरोधी विभव तो हमारे को पता है EVS बराबर KE मैक्सिमम, जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है उसके बराबर EVS कर दो, क्योंकि V होता है एकांक आवेश को रोकने में कार्य, और EV, हाँ ठीक है सर, समझ गया, EVS बराबर 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E से ही गया, तो मैं बोल दूं VS बराबर 4.2 वोल्ट, ये हो गया निरोधी विभव वोल्ट। ठीक है, ऋणात्मक लगेगा, एनोड कैथोड के सापेक्ष ऋणात्मक होगा, तभी तो माइनस माइनस को प्रतिकर्षित करेगा। यस सर। अब आ जाओ, अब कई बार ग्राफ बना के दे देगा, इधर देख, कई बार ग्राफ बना के दे देंगे, प्रकाश विद्युत प्रयोग में प्राप्त ग्राफ ऐसे दे देंगे, ये है ना, -7 वोल्ट, ये निरोधी विभव है ना, या निरोधी विभव, ये -7 वोल्ट लिख दिया, यहाँ से V आ गया, ये I लिख दिया, यहाँ लिख दिया मिली एम्पियर में, ये 16 मिली एम्पियर। बोलेंगे यदि प्रकाश विद्युत प्रयोग में प्राप्त ग्राफ दर्शाए अनुसार है, तो पहला इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है ना, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बतानी है। सेकेंड, आपतित फोटोन की ऊर्जा यदि धातु का कार्यफलन फाई बराबर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यदि धातु का कार्यफलन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, और अधिकतम गतिज ऊर्जा बताए, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा बतानी इलेक्ट्रॉन की, धातु का कार्यफलन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो फोटोन की ऊर्जा बतानी आपतित फोटोन की, और तीसरा आपतित फोटोनों की संख्या, आपतित फोटोन प्रति सेकंड बताना है, फोटोन प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड कितने फोटोन आपतित हो रहे हैं ये भी बताना है, आपतित फोटोन की ऊर्जा प्रति सेकंड कितने फोटोन आपतित हो रहे हैं, और अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब ये ग्राफ है, अभी तक सुन, सारी बातें समझाई थी मैंने। ये निरोधी विभव सबसे तेज को रोकने के लिए आवश्यक विभव होता है, तो याद है यहाँ से अधिकतम गतिज ऊर्जा, क्योंकि सबसे तेज इलेक्ट्रॉन होता है अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला, उसको रोकने के लिए जो निरोधी EVS होता है। ठीक साहब, तो जब भी निरोधी विभव है उसमें E लगा दो तो गतिज ऊर्जा आ जाती है इलेक्ट्रॉन की। अरे विभव इंटू E, इतनी ऊर्जा थी इलेक्ट्रॉन के पास, तभी तो छीनने के लिए ऋणात्मक विभव लगाना पड़ा। ठीक है, तो क्या मैं बोल दूं, ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा से E हटा दो तो विभव पता पड़ जाता, निरोधी विभव में E लगा दो तो गतिज ऊर्जा पता पड़ जाती। ठीक सर, ये तो पहले का आंसर हो गया फर्स्ट। सेकेंड, आपतित फोटोन की ऊर्जा, ठीक है, अगर कार्यफलन 3 है तो मजा आ गया, अधिकतम गतिज ऊर्जा पता है इलेक्ट्रॉन की, तो जब ट्यूब से इलेक्ट्रॉन निकला उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा पता है, KE मैक्सिमम कितनी है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कार्यफलन कितना है इसका, 5 बराबर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या मैं बोल दूं जो फोटोन गिर रहा है उसकी ऊर्जा निकालनी। यस सर, तो यहां से बोल दूं फोटोन की, इधर देख, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार, आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार क्या हो जाएगा बोलो, तो यहां से बोल दो KE मैक्सिमम
इज इक्वल टू ई माइनस 5 और अधिकतम गतिज ऊर्जा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ई माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से ऊर्जा कितनी आ गई फोटोन की? तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो अधिकतम गतिज ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, तो फोटोन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक साहब। अब ये संतृप्त धारा दी हुई है, तो मैं बोल दूं प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या। तो आ जाओ थर्ड केस। आई संतृप्त धारा क्या होती है? जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचने लग जाए 1.6 मिली एम्पियर। यस, कितनी दी है? हाँ, 16 मिली एम्पियर। ठीक है, 16 मिली एम्पियर, 16 कर दो, 16 मिली एम्पियर। ठीक है, तो क्या मैं बोल दूं एन ई बराबर 16 मिली एम्पियर। 16 इंटू 10 की घात -3 कूलाम पर सेकेंड। ये हो गया प्रति सेकंड आपतित फोटोन। जहां एन क्या है? जहां एन बराबर फोटोन प्रति आपतित फोटोन प्रति सेकंड, आपतित फोटोन प्रति सेकंड या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड कर दो। अरे एक ही बात है, आपतित फोटोन और हर फोटोन से कुछ नहीं बोला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना, आपतित फोटोन प्रति सेकंड जो मुझे निकालना फोटोन प्रति सेकंड। ठीक साहब, ये निकालना। आ जाओ कितना आएगा ये? तो यहां से मैं बोल दूं ये आ जाएगा एन निकालना ई 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम चार्ज होता है, और यहाँ आ रहा है 16 इंटू 10 की घात -16 इंटू 10 की घात -3 कूलाम प्रति सेकंड। तो यह कूलाम से कूलाम गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? एन बराबर ये 1.6 से ये 10 बचा, ये 19 आके ऊपर 16 17 10 की घात 17 फोटोन प्रति सेकंड। फोटोन प्रति सेकंड आपतित होने। खत्म, कुछ नहीं करना, एन ई के बराबर कर दो। तो जो संतृप्त धारा होती है वो सारे इलेक्ट्रॉनों के कारण बहने वाली धारा, तो जितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं एन इंटू ई बराबर संतृप्त धारा कर दो। सर समझ में आ गई? तो एन ई बराबर संतृप्त धारा, यहां से बराबर एन ई, और ये निरोधी विभव बराबर के ई बराबर ई इंटू वी एस। ये दो सूत्र सर समझ में आ गई? ओके, तो यहां से ये सारी बातें समझ में आ गई। अब देखो बेटा, कोई प्रकाश स्रोत रख के वो बात करता है। देख इधर देख, तो क्या मैं बोल दूं बिंदु स्रोत है? इधर देख, दो बातें बता रहा हूं। इधर देख, प्रकाश स्रोत, चल छोड़, ये यहां पे एक बिंदु प्रकाश स्रोत है, ये बिंदु प्रकाश स्रोत है। तो क्या मैं बोल दूं इससे निकलने वाले फोटोन गोले पे फैलेंगे? अरे यहां से जो ऊर्जा निकलेगी वो गोले पे फैलेगी। तो जब आर दूरी पे इसकी शक्ति पी है ना, पी है, और तरंग देरी लैम्डा है। यहां से देखिए ये प्रकाश स्रोत है, तो इसकी शक्ति पी है। ये देखिए प्रकाश स्रोत, शक्ति पी है, तरंग देरी लैम्डा है। ठीक साहब, तो इससे जो फोटोन निकलते हैं सब फैल जाते हैं गोले पे। तो क्या मैं बोल दूं आर दूरी पर यहां पे, तो यहां पे तीव्रता कितनी होगी? पी बिंदु पे, ये पी पॉइंट पे, आई पी है ना, तो मैं बोल दूं पी शक्ति बटा 4πr²। ए गोले का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल ये। तो क्या मैं बोल दूं जो तीव्रता है वो r² के व्युत्क्रमानुपाती हो गई। जितना दूर जाओगे उतनी तीव्रता, एकांक क्षेत्रफल पर गिरने वाले प्रति सेकंड ऊर्जा, एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड गिरने वाली ऊर्जा, ये हो गई पावर। क्या होती है? ऊर्जा प्रति सेकंड, और ये आ जाएगा क्षेत्रफल। तो एकांक क्षेत्रफल पर गिरने वाली ऊर्जा वो तीव्रता होती है। अरे बोलो, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जितना दूर जाओगे उतनी तीव्रता कम होगी। क्या मैं बोल दूं यहां से, इधर देख और देख, क्या मैं बोल दूं यहां से अगर n फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रहे हैं, पहले समझ, ये बल्ब है, इससे n फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रहे हैं, n फोटोन, ये n फोटोन प्रति सेकंड, फोटोन प्रति सेकंड। क्या मैं बोल दूं जब r दूरी पे ये एक फोटोन जाएगा तो सारे फोटोन r दूरी पे चले जाएंगे इधर। तो क्या मैं बोल दूं ये r दूरी के गोले पे फैल गए सारे फोटोन। तो जो फोटोन प्रति सेकंड अभी निकले वो r दूरी के गोले पे फैल गए। तो यहां मैं बोल दूं एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर आपतित फोटोन प्रति सेकंड, आपतित फोटोन प्रति सेकंड कितने होंगे? फोटोन प्रति सेकंड। तो यहां से मैं बोल दूं n जो उत्सर्जित हुआ अपॉन 4πr²। तो क्या मैं बोल दूं जो उत्सर्जित फोटोन है वो r दूरी पर जाकर r दूरी के गोले पे फैल जाएंगे अगर बिंदु स्रोत है तो एकांक क्षेत्रफल पर गिरने वाले फोटोनों की संख्या भी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब जितना दूर जाओगे उतने कम फोटोन गिरेंगे। सर ये बातें क्यों बता रहे हो? क्योंकि देखो मैं कैथोड की प्लेट का क्षेत्रफल फिक्स होगा, ये कैथोड है, इसकी प्लेट का क्षेत्रफल a फिक्स होगा। अब मैं क्या करूंगा, बिंदु स्रोत कभी यहां रखूंगा तो इतने फोटोन गिरेंगे ये d दूरी पे। कई बार बिंदु स्रोत को डबल दूरी 2d पे कर दूंगा। तो मैं बोल दूं जब मैं दूरी d से बढ़ा के 2d करूंगा तो पहले गोला छोटा था,
अब गोला बड़ा हो जाएगा क्या? तो क्या मैं बोल दूं दूरी डबल होने से 1/4 फोटोन गिरेंगे। क्यों? क्योंकि एकांक क्षेत्रफल पर गिरने वाले फोटोनों की संख्या आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है बिंदु स्रोत के लिए, और मेरी प्लेट का क्षेत्रफल फिक्स है, तो ए क्षेत्रफल पर पहले जितने फोटोन गिरे थे उसके 1/4 गिरेंगे। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, तो क्या मैं बोल दूं, अब डायरेक्ट लिख दूं तुम्हारे काम की बात, इधर सुन तुम्हारे काम की बात डायरेक्ट लिख रहा हूं, फिर इसको डिटेल में अपन जब वो दाब वगैरह पढ़ेंगे ना प्लेट पे तब देखेंगे। तो सुनना, बिंदु स्रोत के लिए तो बोल दूं ए तीव्रता आई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर होता है, वह दूरी के मतलब तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो, जितना दूर जाओगे उसके डबल स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती जाएगी, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती जाएगी। ठीक है, तो यहां से देखो, तो मैं बोल दूं ये प्लेट है, ठीक है। अब अपने प्लेट का क्षेत्रफल फिक्स है, तो ये यहां पे है पी शक्ति का स्रोत, तो आर दूरी पे जाने पर यहां कोई प्लेट रखी है, तो यहां पे तीव्रता कितनी हो जाएगी, आई, वो हो जाएगी P/4πr², ठीक है। और जो फोटोन होंगे यहाँ पे, फोटोन प्रति सेकंड है ना, आर दूरी पर, आर दूरी पर गिरने वाले फोटोन प्रति सेकंड एन डैश बराबर उत्सर्जित फोटोन अपॉन 4πr², ये हो जाएगा एन फोटोन प्रति सेकंड, एन फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रहे हैं, फोटोन प्रति सेकंड ये उत्सर्जित हो रहे हैं, और यहाँ एन डैश फोटोन प्रति सेकंड ये गिर रहे हैं, एन डैश गिर रहे हैं, ये एन डैश फोटोन प्रति सेकंड ये गिर रहे हैं। तो गिरने वाले फोटोन उत्सर्जित फोटोन का अपॉन 4πr² होगा, तो जितने प्रति सेकंड उत्सर्जित होता है अपॉन 4πr² इतने गिरेंगे। तो क्या मैं बोल दूं आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, तो इस प्रकार से बदलती है तीव्रता, और ये तो मैं बोल दूं आर के साथ तीव्रता या फोटोन प्रति सेकंड इस प्रकार से बदलते हैं। जितना बिंदु स्रोत से दूर जाओगे फोटोनों की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर गिरने वाली संख्या घटती जाएगी, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती जाएगी, और तीव्रता भी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती जाएगी। ठीक सर। अच्छा, रेखीय स्रोत के लिए ये सब अपन ने वेव ऑप्टिक्स में पढ़े। तो ये देखो, रेखीय स्रोत से अगर पी शक्ति का स्रोत है तो ये एक बेलन पर फैलेगी, ए सब तरफ किरणें निकलेगी, बता दिया था, ये यूं, तो सब तरफ बेलन पे फैल जाएगी ये। और एल लंबाई का स्रोत है तो मैं बोल दूं यहाँ पे आ जाएगी पी अपॉन, किसी बिंदु पर पी अपॉन, यहाँ पे तीव्रता कितनी आ जाएगी, आई बराबर, तो ये आर दूरी है, जैसे ये आर, तो बोल दूं ये आर दूरी दूर जो है ये आर, तो बोल दूं ये आ जाएगी पी अपॉन 2πrl, तो आई बराबर आ जाएगा बेटा 2πrl। तो आर दूरी पर जो तीव्रता होगी वो P अपॉन 2πrl। ठीक सर। ठीक है, तो रेखीय स्रोत के कारण जो तीव्रता होगी वो होगी P अपॉन 2πrl। और वही फोटोन अगर यहां से n फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रहे हैं, n फोटोन प्रति सेकंड, तो यहां n डैश कितना आ जाएगा, तो मैं बोल दूं n अपॉन 2πrl। तो दोनों दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, इस बार वर्ग नहीं व्युत्क्रमानुपाती होंगे, आर आई, तो ये धारा नहीं है, ये तीव्रता प्रति एकांक सेकंड क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड गिरने वाली ऊर्जा, तो आई व्युत्क्रमानुपाती आर है। तो वहां वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यहां व्युत्क्रमानुपाती है। सर इससे फायदा क्या हुआ, अगर ये दोनों नहीं पता है तो सुनो, ऐसे अटक जाओगे। देखे क्वेश्चन देख, इधर देखे क्वेश्चन देख, प्रकाश विद्युत प्रयोग में कैथोड पर एक बिंदु स्रोत से प्रकाश गिराया जाता है, प्रकाश आपतित कराया जाता है। देखो कौन सा स्रोत है, बिंदु स्रोत से प्रकाश आपतित कराया जाता है। तो अच्छा, यदि प्रकाश स्रोत की प्लेट से दूरी से की कैथोड से दूरी दुगुनी कर दे
मतलब मैं जो कैथोड से दुगुनी दूर पे कर दूं प्रकाश स्रोत को, है ना, कैथोड से दुगुनी कर दे दूरी, बताओ क्या फर्क पड़ेगा? क्या मैं बोल दूं जैसे ही दूर ले जाओगे, एक प्रकाश स्रोत को मेरे से दूर ले जाओगे तो मेरे ऊपर गिरने वाले फोटोनों की संख्या 1/4 हो जाएगी, क्योंकि बिंदु स्रोत है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितना दूर जाओगे उतना मेरे ऊपर गिरने वाले फोटोन कम होंगे, पर एक फोटोन की ऊर्जा वही रहेगी। सुन, जैसे ट्यूबलाइट है, इससे जितने फोटोन निकल रहे, मेरे चेहरे पे भी कुछ गिर रहे हैं, तू इन ट्यूबलाइटों को दूर ले जाकर देगा तो स्रोत से उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा तो वही रहेगी ना, एक फोटोन की। बेटा जितने भी फोटोन, अब वो फोटोन फैलते जाएंगे तो ज्यादा दूर स्रोत हो गया तो मेरे ऊपर गिरेंगे कम, पर जो गिरेंगे उनकी ऊर्जा समान होगी, जो पहले थी वही होगी। तो स्रोत की प्रवृत्ति नहीं बदली, स्रोत तो अभी भी 2-2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे 5-5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन उत्सर्जित कर रहा है, तो पहले भी 5-5 के कर रहा था, अब भी 5-5 के करेगा, पर चूंकि मेरे से दूर हो गया तो मेरे ऊपर गिरेंगे कम, समझ गए? तो फोटोनों की संख्या घट जाएगी, दुगुनी कर दे तो संतृप्त धारा, तो संतृप्त धारा क्या हो जाएगी? ए दुगुनी, बी 4 गुनी, सी आधी, डी चौथाई। तो क्या मैं बोल दूं कि पहली बात तो ये तो गलत हो गया, बढ़नी तो है नहीं, तो धारा तो घटनी है, तो क्या मैं बोल दूं चौथाई हो जाएगी? क्यों? तो सॉल्यूशन देख, तो मैं बोल दूं ए आपतित फोटोनों की संख्या, या यूं समझ ले तीव्रता वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ए दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां से मैं बोल दूं नई तीव्रता बटा पुरानी तीव्रता, तो मैं बोल दूं पुरानी त्रिज्या बटा नई त्रिज्या, ए जो व्युत्क्रम नीचे आएगा ये, तो यहां से कितना आ जाएगा? दूरी दुगुनी कर दी तो ये 2r आएगा, तो नई तीव्रता बराबर r बटा 2r का स्क्वायर इंटू आई, तो यहां से आ जाएगा 1/4। तो तीव्रता 1/4 हो गई, यानी कि फोटोनों की संख्या 1/4 हो गई, क्योंकि स्रोत वही, आवृत्ति वही है, तो फोटोनों की संख्या 1/4 हो गई, तो धारा 1/4 हो जाएगी। तो ध्यान रखना, चूंकि तीव्रता क्या होती है, तो निश्चित आवृत्ति के लिए जितने फोटोन घटेंगे उतनी तीव्रता घटेगी, आवृत्ति निश्चित है स्रोत की, ठीक है। अच्छा, इसी में उपरोक्त प्रश्न में निरोधी विभव, उपरोक्त प्रश्न में निरोधी विभव, उपरोक्त में अगर लास्ट में उपरोक्त प्रश्न में निरोधी विभव, ट्यूब का लिए निरोधी विभव में निरोधी विभव ए दुगुना, चुगुना नहीं दुगुना, बी 4 गुना, सी आधा, डी समान रहेगा। अब देखो निरोधी विभव फोटोन की ऊर्जा पे निर्भर करेगा, और क्या मैं बोल दूं फोटोन की ऊर्जा तो वही रहेगी, तो मैं बोल दूं निरोधी विभव समान रहेगा। आप कितना ही दूर स्रोत ले जाओ, जो फोटोन गिर रहे हैं वो फोटोन कम हो जाएंगे, लेकिन एक फोटोन की ऊर्जा वही रहेगी, और जब फोटोन उसी ऊर्जा का गिरेगा और धातु वही है, तो मैं बोल दूं कार्यफलन वही, फोटोन की ऊर्जा वही, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा वही आएगी इलेक्ट्रॉन की, तो उसको रोकने के लिए उतना का उतना निरोधी विभव चाहिए, तो निरोधी विभव समान रहेगा। मैं लिख दूं निरोधी विभव फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर करता है, फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर करता है, ऊर्जा ई पर निर्भर करता है, एक है ना, फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर करता है, संख्या पर नहीं करता है, संख्या पर नहीं, और दूरी बढ़ने के साथ संख्या घटती है, संख्या पर नहीं, अरे बोलो संख्या पर नहीं, ऊर्जा पर निर्भर करता है, समझ गए? और एक फोटोन की ऊर्जा वही रहेगी। अब देख इसमें जेई में जो क्वेश्चन पूछा, आ जाओ, यदि प्रकाश विद्युत प्रयोग में बिंदु स्रोत से कैथोड पर प्रकाश गिराने पर प्राप्त ग्राफ ये है ना, ये बना रहा हूं मैं, ये आई, ये है 16 मिली एम्पियर संतृप्त धारा, और ये है 7 वोल्ट, ये ग्राफ है। यदि स्रोत की प्लेट से दूरी दुगुनी कर दे तो तो निरोधी विभव धारा क्रमशः, तो Vs व I क्रमशः, I संतृप्त क्रमशः वही -7 वोल्ट, मतलब निरोधी विभव 7 वोल्ट कुछ भी बोल दो, है ना, 7 वोल्ट मतलब मान लिख रहा हूं, 7 वोल्ट व 16 मिली एम्पियर, बी 7 वोल्ट 8 मिली एम्पियर, सी 3.5 वोल्ट 16 मिली एम्पियर,
डी 7 वोल्ट और 4 मिली एम्पियर। अब सुनना, क्या मैं बोल दूं स्रोत से दूरी बढ़ा रहा हूं तो फोटोनों की संख्या कम होगी तो धारा तो बदलेगी, तो ये 16 तो गलत हो गया, धारा तो बदलेगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी धारा तो बदलेगी। यहां पे ठीक है। और जैसे जैसे स्रोत से दूर हो गए निरोधी विभव वही रहेगा, तो निरोधी विभव वही रहेगा। निरोधी विभव बदलना नहीं है, क्योंकि कितना ही दूर चले जाओ एक फोटोन की ऊर्जा वही रहेगी। तो निरोधी विभव दूरी पर निर्भर नहीं करता, स्रोत कितना ही दूर रखो निरोधी विभव सेम रहेगा। निरोधी विभव दो चीजों से बदलता है, या तो स्रोत बदल दो और या फिर धातु बदल दो, क्योंकि ये दोनों ही उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बदल देते हैं। अच्छा, अब दूरी बढ़ाओगे तो चूंकि बिंदु स्रोत है, तो मैं बोल दूं बिंदु स्रोत है तो धारा आधी नहीं चौथाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि धारा या तीव्रता आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो दूरी दुगुनी करने पर फोटोनों की संख्या 1/4 हो जाएगी गिरने वाले। तो जैसे ही मैं दूरी दुगुनी कर दूंगा प्लेट से, गिरने वाले फोटोनों की संख्या 1/4 हो जाएगी। ये IIT JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेहतरीन। सर समझ में आ गई? क्लियर है? चलो बेटा, अब अपन बात करते हैं बेटा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। क्या है? आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। देखो आइंस्टाइन ने एक बड़ी जबरदस्त बात करी कि देखो फोटोन गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा, ये सब समझ लिया अपन ने। उसका हिसाब किताब क्या होगा? तो आइंस्टीन ये बोलता है कि जैसे किसी धातु की सतह या धातु है, तो धातु पर जो फोटोन गिरेगा उस फोटोन की जो ऊर्जा होगी E, उसको ये इलेक्ट्रॉन 3 भागों में काम में लेगा। एक सतह तक आने में, जिसको W बोलते हैं, है ना, इसको W। एक सतह से बाहर आने में, जिसको कार्यफलन बोलते हैं, मैंने ठीक है बताया ना, न्यूनतम ऊर्जा बाहर लाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, या सतह के इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, उसी को तो कार्यफलन बोलते ही है। और एक इस इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊर्जा बच जाएगी वो गतिज ऊर्जा ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोल दूं ऊर्जा का एक भाग उसको सतह तक लाएगा, दूसरा भाग उसको बाहर निकालेगा और तीसरा भाग गतिज ऊर्जा के रूप में बच जाएगा। तो मैं बोल दूं किसी धातु की सतह, किसी धातु पर गिरने वाले फोटोन, ठीक है, आइंस्टीन के अनुसार, है ना, इसके अनुसार, इसके मतलब आइंस्टीन के, इसके अनुसार, है ना, ये लिख देना, इसके अनुसार किसी धातु की सतह पर गिरने वाले फोटोन की ऊर्जा E को इलेक्ट्रॉन 3 भागों में काम में लेता, 3 भागों में काम में लेता है। पहला, सतह तक, गहराई से सतह तक आने में ऊर्जा W खर्च करता है, W प्रयुक्त करता है। तो पहले तो गहराई से सतह तक आएगा तो W ऊर्जा प्रयुक्त कर दी, ठीक है। फिर दूसरा भाग सतह से बाहर आने में कार्यफलन के बराबर, यही तो परिभाषा कार्यफलन की, बराबर फाई यूज करता, प्रयुक्त या यूज करता है। तो पहले तो गहराई से सतह तक आएगा एक, तो यहां W खाएगा, ये लिखी मैंने। फिर सतह से बाहर आएगा, यहां फाई खाएगा, ये लिखी मैंने। फिर बच जाएगी ऊर्जा, वो गतिज ऊर्जा के रूप में होगी, ठीक है। तो पहले गहराई से सतह तक आता, फिर सतह से बाहर आता। तीसरा, वह बची ऊर्जा उसमें बची ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में निहित रहती है, बच जाती है, गतिज ऊर्जा के रूप में निहित रहती है, ठीक है। तो तीसरा भाग है गतिज ऊर्जा के रूप में निहित रहती है, ओके। तो यहां से आइंस्टीन का जो हिसाब किताब है उसको मैं लिख दूं, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हो जाएगी बेटा फोटोन की ऊर्जा, अब इसको hν बाद में रखूंगा, फोटोन की ऊर्जा -W -y। ये देख, तो बाहर सतह तक आया और बाहर निकलने में ये ऊर्जा खर्च कर दी इतने में से। मैं बोल दूं सतह वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, अरे बोलो, के लिए W0, अतः KE अधिकतम, KE अधिकतम, तो देखो कितनी हो जाएगी। तो मैं बोल दूं यहां से KE मैक्सिमम इज इक्वल टू E-5, ये अधिकतम ऊर्जा, ठीक है साहब।
तो इलेक्ट्रॉन के पास अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। ठीक साहब, ये ठीक है। तो ओके सर, ये अच्छा, गहराई वालों के पास, गहराई वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बोलो कितनी हो जाएगी? तो मैं बोल दूं E-5 से कम होगी या इक्वल होगी? अरे सतह वालों की तो इक्वल होगी, ये क्या कम होगी? ये कम होगी। कितनी कम होगी? जितना गहराई जाएगा उतनी कम होगी। अंततः मैं बोल दूं, अंततः इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की गतिज ऊर्जा सूत्र बोलो, तो ये हो गया आइंस्टीन का फाइनल, KE इलेक्ट्रॉन बराबर इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू E-5, या तो E-5 के बराबर या उससे कम, सतह वालों की बराबर और गहराई वालों की कम। ठीक सर। अब दहली आवृत्ति, दहली तरंग दैर्घ्य की परिभाषा के हिसाब से यह सूत्र बदलता जाएगा। ठीक है, यह सूत्र कैसे कैसे बदलता जाएगा? तो क्या मैं बोल दूं गतिज ऊर्जा बराबर मैं h-5 लिख सकता हूं, अगर मेरे को न्यू की बातें करे तो एक समीकरण ये बन गई, इक्वेशन 1। या मैं KE बराबर h-nu माइनस h-nu0 लिख सकता हूं, अगर मेरे को धातु पर गिरने वाली दहली आवृत्ति दे दे तो दहली आवृत्ति से कार्यफलन निकाल लूंगा। ये सब मैंने सिखा रखा तेरे को, दहली ये दो। तो ऐसे अलग अलग, इधर देख, और इसका ग्राफ कैसा बनता था? ये देख, इसका 1 वाले का ग्राफ, तो आवृत्ति और गतिज ऊर्जा का ग्राफ। तो क्या मैं बोल दूं एक निश्चित आवृत्ति से पहले तो गतिज ऊर्जा होगी नहीं, परिभाषित ही नहीं है। एक निश्चित आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रारंभ होगा, उसको दहली आवृत्ति बोलते हैं। याद है मैंने लिखाया था प्रकाश विद्युत की परिभाषा की उसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव में कि एक निश्चित आवृत्ति है, उससे अधिक का फोटोन गिराना होता है। तो ये देखिए निश्चित आवृत्ति दहली आवृत्ति है, तब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होगा, तो गतिज ऊर्जा शून्य होगी, क्योंकि अभी तो जस्ट इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ है। अब आवृत्ति और बढ़ाओगे तो मैं बोल दूं रेखीय रूप से, ये देखो, ये देख, ये y अक्ष पर ले लिया, इधर देख, इस ग्राफ को समझा रहा हूं, इसको y अक्ष पर ले लिया, ये आवृत्ति को x अक्ष पर ले लिया, तो ये एक h इंटू ये x हो गया -5। तो मैं बोल दूं ये हो गया स्लोप h हो गया, ए स्लोप हो गया h। ये देख y बराबर mx प्लस c, तो यहां से m बराबर आ गया h, ए स्लोप होता है ढाल, ढाल ढाल m बराबर h, और यहां से अंतखंड y अक्ष पर अंतखंड बराबर आ गया अंतखंड c बराबर -5। तो नीचे काटेगा, माइनस मतलब नीचे काटेगा, तो ये देख ऐसा ग्राफ बनेगा, ये सरल रेखा बनेगी, और ये यहां जो काटेगा ये अंतखंड, ये नीचे ये -5, ये तो क्या मैं बोल दूं ये 5 नीचे काटेगा, ये 5, ये -5, ये अंतखंड, ये और ये ढाल tan थीटा बराबर h। ये बिल्कुल ओके है सर, समझ में आ गई ये यहां से बोलो। अच्छा, और यूं भी लिख सकता हूं मैं गतिज ऊर्जा बराबर hc/λ -5। तो कई बार 1/λ का ग्राफ बनाऊं तो उसका अंतखंड h हो जाए। ये देख, अब अगर मैं इधर देख ग्राफ बनते रहेंगे, ये देखिए इसका भी ग्राफ बना सकता हूं। क्या अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसका, गतिज ऊर्जा वर्सेस 1/λ का, कहीं कुछ भी ग्राफ बना के दे सकता है, तेरे को सोचना आना चाहिए। तो मैं बोल दूं इस बार 1/λ, तो गतिज ऊर्जा ले ली y पे, रट कुछ भी मत y, और ये hc अलग करके 1/λ को ले लिया x -5। तो क्या मैं बोल दूं ये ढाल हो गई, तो इस बार ढाल hc हो जाएगी। ये देख, ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, रटो कुछ मत, वो कुछ भी ग्राफ दे सकता है। ये तो यहां से tan थीटा ढाल बराबर हो जाएगा hc, ये देखो ना वहां x का गुणांक hc, और ये वही अंतखंड हो जाएगा 5, ये 5, तो ये 1/λ का ग्राफ, तो कुछ भी बना दूंगा। ये तो सूत्र कौन सा काम में लेना, अगर तरंग दैर्घ्य और कार्यफलन दे तो ये ले लेना, आवृत्ति और कार्यफलन दे ये ले लेना, दहली आवृत्ति और गिरने वाली आवृत्ति दे ये ले लेना। और ये देखो एक और सूत्र बन जाएगा यहां से, क्या, गतिज ऊर्जा बराबर hc/λ माइनस hc/λ0। ये दहली तरंग दैर्घ्य और तरंग दैर्घ्य दे तो ये काम में ले लूंगा। ठीक साहब। अच्छा, अब देखो आगे अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ेंगे, तो मैं इसको निरोधी विभव के पदों में भी लिख दूंगा, वो अपन आगे बात करेंगे। तो अभी तो मेन समीकरण याद रख, अब यहां से कहां जाना है ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार समीकरण है। अब यहां से कहां जाना है वो निर्भर करता है दिया क्या है, तो मैं तो तेरे को यही राय दूंगा हमेशा ये समीकरण याद रख,
और बिल्कुल बेसिक से चल। ठीक है सर, तो ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हो गया। क्लियर है? बस इसमें क्वेश्चन तो इधर देखो, है ना, बिल्कुल इजी से स्टार्ट कर रहा हूं। एक 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु, कार्यफलन वाली धातु पर आपतित फोटोन की ऊर्जा, आपतित फोटोन की ऊर्जा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी ऊर्जा ए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सुनना, अब वही आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आ जाओ सॉल्यूशन। तो क्या मैं बोल दूं, ए बची ऊर्जा, गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की, है ना, का मान कितना आ जाएगा, E - 5। अब बच्चा क्या ये सूत्र याद कर लेता है, ए यहाँ ये अधिकतम आता है, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि सतह वाला इलेक्ट्रॉन के लिए ही है, क्योंकि W 0 रखा है। तो क्या मैं बोल दूं, बच्चा सीधा ये सूत्र लगा देता, नहीं, सूत्र होता ही है वह अधिकतम के लिए, के अधिकतम के लिए, के मैक्सिमम, E - 5 किसके लिए, सतह वालों के लिए, सतह वाले इलेक्ट्रॉन। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा सतह वाले इलेक्ट्रॉन की होती है। तो यहां से कितना आ जाएगा, तो मैं बोल दूं 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिरा, आप देखिए ये सीधा दिया है -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं तो ये समीकरण लगाता हूं और जो दिया उसके हिसाब से चल लेता हूं। तरंग दे देता तो मैं SC/λ लिख देता या 12400/λ लिख देता, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गई अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो क्या मैं बोल दूं अधिकतम गतिज ऊर्जा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये अगर यहां अधिकतम नहीं लिखा होता तो बेटा, अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, यह अधिकतम नहीं लिखा होता तो उत्तर क्या था, अगर अधिकतम नहीं लिखा होता तो देखो ये लेस देन इक्वल टू, तो 8 - 2 6 या 6 से कम, फिर 6 नहीं, 6 या 6 से कम, तो ये भी राइट होता, 4 6 भी राइट होता और 5 भी राइट होता, तीनों आंसर होते, 6 या 6 से कम। क्योंकि अगर वो अधिकतम नहीं लिखता तो मैं गहराई वाले इलेक्ट्रॉन पे भी सोचता, तो सतह वाले के पास 6 बचती, गहराई वाले के पास 5 भी बच सकती थी, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, सारे उत्तर होते हैं। 7 नहीं होता। तो ये कर लो, तो ऊर्जा ये, तो बोल दू 6 गहराई वाले के पास, वह गहराई वाले के पास मैं बोल दूं गतिज ऊर्जा, है ना, 6 से कम। तो 6 या 6 से कम उत्तर है, तो 6 और 6 से कम दोनों ही उत्तर है। तो आंसर तीनों हो गए, A-C-D। सर समझ में आ गया? तो जितना गहराई से आएगा उतनी ऊर्जा कम बचेगी, आइंस्टीन ने बोला और उसका हिसाब किताब दे दिया। ठीक है। तो अब इस हिसाब से क्वेश्चन, तो अगले टर्न पे और क्वेश्चन देख लेंगे। हाँ बेटा, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण देख रहे थे अपन, क्वेश्चन किए थे। तो जो ऊर्जा, जितना अधिक गहराई से इलेक्ट्रॉन आएगा उतनी गतिज ऊर्जा कम, और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या निकाला था अपन ने बेटा, Ke काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। गतिज ऊर्जा कितनी होती है, फोटोन की ऊर्जा -5, ये तो अधिकतम होती है, यूं नहीं लिख सकता हूं। अगर ऐसा लिखता हूं तो यहाँ पे मैक्सिमम लिखना पड़ेगा, ये सतह वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए। और अगर सिर्फ गतिज ऊर्जा लिखते हो तो लेस देन इक्वल टू, इसके बराबर भी आ सकती है, इससे कम भी आ सकती है, जितना गहराई से उतना कम। ठीक सर, तो ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गया। चलो आ जाओ, एक आधा क्वेश्चन और करते हैं बेटा। हाँ, यदि किसी फाई बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, देखो साफ साफ लिखा है, अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य लैम्डा, आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य बतानी। ओके सर, आ जाओ सॉल्यूशन देखते हैं। क्या मैं बोल दूं कि आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य बतानी, तो मैं बोल दूं पहले आपतित फोटोन की ऊर्जा, आपतित फोटोन की ऊर्जा, आपतित फोटोन की ऊर्जा
तो कितनी हो जाएगी आपतित फोटोन की ऊर्जा? तो मैं बोल दूं आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार E बराबर कितनी हो जाएगी? ये देख पहले सुनना, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखो। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है? के मैक्सिमम, अधिकतम गतिज ऊर्जा कौन से सतह वाले इलेक्ट्रॉन की होती है? वो फोटोन की ऊर्जा -5 के बराबर होती है। ये बेसिक समीकरण है। ये अधिकतम गतिज ऊर्जा उसमें E -5, ठीक है। तो फोटोन की ऊर्जा E बराबर कितना हो जाएगा बोलो? तो ये हो जाएगा अधिकतम गतिज ऊर्जा 5 इधर लिया +5, ये तो अधिकतम गतिज ऊर्जा +5, ये हो गई फोटोन की ऊर्जा। आ जाओ कितना है? तो ये अधिकतम गतिज ऊर्जा आ जाएगी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5 हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आगे बेटा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गई अधिकतम इसकी फोटोन की ऊर्जा। ये तो आपतित फोटोन की ऊर्जा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आ जाओ तरंग दैर्घ्य। यहाँ से हम बोलते तरंग दैर्घ्य कितनी आ जाएगी? 12400 अपॉन E, ये ऊर्जा ये आ जाएगी एंगस्ट्रॉम में। इसको रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक सर। तो ये आ जाएगी 12400 अपॉन 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 6.2 इतना एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ले बेटा, तो घट के कितना जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 2000 एंगस्ट्रॉम। ये आ जाएगा बेटा, तो 2000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा तरंग दैर्घ्य। तो आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य 2000 एंगस्ट्रॉम होगा, ठीक सर। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे आ जाओ। तो बस इसमें ये क्वेश्चन बदलते रहेंगे। कई बार फाई देखिए, आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य देखिए, आपतित फोटोन की ऊर्जा देखिए, कार्यफलन सॉरी अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछ लेगा, अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित फोटोन की ऊर्जा देखिए, फाई पूछ लेंगे। बस बदलते रहेंगे, सब कर देंगे। मुद्दे की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जो निकलता है उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम से थोड़ी कम कुछ भी हो सकती है, ठीक सर। अब आ जाओ आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रयोग। तो आइंस्टीन का क्या है? प्रकाश विद्युत प्रयोग। अब क्या देखेंगे बेटा? प्रकाश विद्युत